हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैंने 5 लेक्चर्स में डिवाइड किया था, तो ये 5वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखेंगे, साथ ही साथ में डायपोल मोमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखे थे। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स तो वो होते हैं जो सेम परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो अलग अलग परमाणु से मिलकर के बने हुए होते हैं, जैसे CO, CO+, NO, NO+। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा में भी अंतर आता है। जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो परमाणु परमाणुीय कक्षकों को अधिक आकर्षित करता है, जिससे उसके परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाएगी। CO अणु में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता के मान ज्यादा होते हैं, अतः ऑक्सीजन एटम जो होगा वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को कम करेगा, मतलब आकर्षित करेगा, तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। कार्बन परमाणु की एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में, ठीक है, कार्बन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी उसकी तुलना में ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। अतः इस प्रकार के अणु का आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाते समय अधिक विद्युत ऋणीय परमाणु के परमाणुीय कक्षकों को कम विद्युत ऋणीय परमाणु के परमाणुीय कक्षकों की तुलना में नीचे बनाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा इनका रहता है। बंध बनाने वाले परमाणुीय कक्षकों का ऊर्जा अंतर जितना अधिक होगा, बंध में ध्रुवणता भी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही अधिक पोलैरिटी आएगी। जिस तरह से हमने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक ऑर्बिटल्स को एग्जाम्पल देकर के समझाया था, उसी तरह से हम यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स को भी एग्जाम्पल द्वारा ही समझाएंगे। सबसे पहले हम CO का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर CO एक अणु है, इसमें कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, और ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4। ये हम सबको पता है। CO अणु में कार्बन परमाणु व ऑक्सीजन परमाणु के परमाणुीय कक्षक समान ऊर्जा स्तर में नहीं होंगे। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ये समान ऊर्जा स्तर में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु में अधिक नाभिकीय आवेश के कारण संयुक्ता कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक प्रबल आकर्षण बल द्वारा खींचे रहते हैं। फलस्वरूप ये कुछ कम ऊर्जा स्तर के होंगे। कौन से? ऑक्सीजन परमाणु के जो ऑर्बिटल्स हैं वो, उनकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होंगे, जैसा कि आणविक कक्षक चित्र में प्रदर्शित। देखो, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है कार्बन परमाणु का परमाणुीय कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये थोड़ा ऊपर है, और इसके लेवल में देखिए ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी कम है। कार्बन परमाणु की 1s परमाणुीय कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 1s परमाणुीय कक्षक से, कार्बन के 2s कक्षक ऑक्सीजन के 2s कक्षक से, तथा कार्बन के 2p कक्षक ऑक्सीजन के 2p कक्षक से अतिव्यापन करके विभिन्न आणविक कक्षक बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। CO अणु की आणविक कक्षकों में सिग्मा स्टार 2s की ऊर्जा सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py से ज्यादा होती है, जो कि प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है। जब CO+ बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s2 कक्षक से
निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अतः CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये होता है। यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा स्टार 2s2। अभी देखिए सिग्मा स्टार 2s2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब CO अणु का बंध क्रम कितना होगा? 10-4/2, क्योंकि जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? 3। तो CO अणु में बंध क्रम 3 होने से ये एक स्थायी गैस है। CO अणु का बंध क्रम 3 है, और इन 3 बंधों में 2 पाई बंध होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। और जो CO अणु है इनमें आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए यहाँ कोई आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? नहीं ना, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। अब है NO अणु में ऑक्सीजन परमाणु की परमाणुक कक्षकों की ऊर्जा N परमाणु की परमाणुक कक्षकों से कम होती है, ठीक है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये नाइट्रोजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का है। तो जो नाइट्रोजन है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो NO का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, और पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2px, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 10, और एंटी बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। तो 10-5/2 इक्वल टू 2.5, ये हो गया NO अणु का बॉन्ड ऑर्डर। NO अणु में आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कैसा होगा? ये अनुचुंबकीय होगा। यहाँ देखिए इस डायग्राम में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, तो इसलिए ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। स्थायित्व का क्रम NO+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे थोड़ा कम स्टेबल NO होगा, और NO- जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। NO+ अणु, यदि NO अणु में से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए तो NO+ आयन प्राप्त होता है। NO+ आयन CO अणु का सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि NO+ में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही CO में होते हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक अणु, ठीक है। NO+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, ये स्टार है एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, और पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, ठीक है। अब NO+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो NO+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा? 10-4/2। भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हुआ है, तो NO में हमारे पास में कितने थे? 5 थे, तो हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिए, तो NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। तो NO+ का बंध क्रम NO से अधिक है। देखिए यहाँ पे NO+ का 3 है और NO का 2.5 है, तो इसका मतलब किसका ज्यादा हुआ? NO+ का ज्यादा हुआ। तो NO की तुलना में NO+ जो है वो अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और यही कारण है कि NO+ की बंध ऊर्जा भी NO से अधिक होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्थायी भी अधिक होगा, और वो स्थायी अधिक होगा उसकी बंध ऊर्जा भी ज्यादा होगी।
NO+ की आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि सारे इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। अब हम बात करें HF अणु की। ठीक है, HF अणु में एक H परमाणु होगा और दूसरा F परमाणु यानी कि फ्लोरीन का परमाणु होगा। अब H परमाणु व F परमाणु की अगर विद्युत ऋणता हम देखें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। इट मीन्स यहाँ पर दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें काफ़ी अंतर होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1, और जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1 होता है। हाइड्रोजन की 1s1 कक्षक फ्लोरीन की किस कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगी, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने से फ्लोरीन की 1s व 2s कक्षकों की ऊर्जा बहुत कम होगी, जिससे हाइड्रोजन का 1s कक्षक इन कक्षकों के साथ में ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ठीक है, अतः फ्लोरीन का 2p कक्षक जो है वो 2p कक्षक 2px, 2py या 2pz के साथ हाइड्रोजन का 1s कक्षक अतिव्यापन करेगा, जिससे आणविक कक्षक चित्र द्वारा समझा सकते हैं। हाइड्रोजन की 1s1 कक्षक फ्लोरीन के 2px2 व 2py2 कक्षक के साथ में ओवरलैपिंग करके अबंधी आणविक कक्षक यानी कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही होगी, मतलब उनकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी, तथा यह बंधन में भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बनते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो एज इट इज ही रहते हैं। अतः हाइड्रोजन की 1s1 कक्षक फ्लोरीन के 2pz1s कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके बंधी व विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन युग्म बंधीय आणविक कक्षक में चला जाता है। और जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम में बताया है, अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी। 2s2, 2px2, 2py2 में विद्यमान इलेक्ट्रॉन जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं। इसको हम अभी डायग्राम से और समझेंगे। ये देखिए, ये HF का आणविक कक्षक आरेख है। ठीक है, डायग्राम है ये, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। इससे हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो चीज़ मैंने ऊपर बताई थी आपको कि इसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये देखिए ये दो जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते और इनकी एनर्जी जो है इन आणविक कक्षकों के परमाणविक कक्षकों के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटम है और ये फ्लोरीन का एटम है। ठीक है, ये 2s2 फ्लोरीन के है एटम और ये हाइड्रोजन का 1s1 है। ठीक है, तो ये जो 1s1 है ये क्या करेगा, ये 2pz1 के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और ये एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये जो है वो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के रूप में ही रहेंगे और ये बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे HF का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2-0 हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग में केवल 2 हैं, तो 2-0/2 = 1। और HF में चुंबकीय गुण उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि HF का जो अणु है उसमें आणविक कक्षक आरेख बिल्कुल डिफरेंट होता है और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के कौन से एटम के बीच में ओवरलैपिंग होती है ये भी इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट, यदि दो बंधीय परमाणु की विद्युत ऋणता के मान भिन्न भिन्न हैं तो दो परमाणु के मध्य के सहसंयोजक बंध में आंशिक ध्रुवीय गुण होते हैं। ठीक है, अगर दो एटम है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अलग अलग है तो ऑब्वियसली है कि उसके अंदर पोलैरिटी आएगी। बंध के दोनों सिरों पर आवेश से बंध का व्यवहार, विद्युत द्विध्रुव और ध्रुवणता का माप
द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में मापते हैं। इसी ध्रुवीय अणु के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है, कोई पोलर अणु है, मॉलिक्यूल है, उसके दोनों पोल के बीच की दूरी व किसी एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर इसको हम फॉर्मूले से शो करते हैं। ये देखिए फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू एल इंटू डी। ई इक्वल टू किसी भी एक परमाणु पर आवेश और एस आई इकाई इक्वल टू डी बाई, ये इसकी यूनिट है, और डी इक्वल टू परमाणु के मध्य की दूरी है, और म्यू जो है वो क्या है, डायपोल मोमेंट है। पॉली ने द्विध्रुव आघूर्ण की अवधारणा दी जिसमें अणुओं की पोलैरिटी को मापते हैं। इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कितनी है उसका मापन कर सकते हैं। प्रयोग द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसके मान अणु में ध्रुवीय गुणों के बारे में जानकारी, इसके मान द्वारा अणु में ध्रुवीय गुणों के बारे में जानकारी हम दे सकते हैं। अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण समस्त बंधों के बंध आघूर्ण यानी कि बॉन्ड मोमेंट के सदिश योग वेक्टर सम का रिजल्ट होगा। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश मात्रा है, ठीक है, तथा इसे अणु के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए HCl में ये जो है एक एरो है और ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की और एक एरो से हम डायपोल मोमेंट को शो करते हैं। यहाँ पर ये देखिए डायपोल मोमेंट CO2 जो मॉलिक्यूल है उसमें डायपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक तीर इधर है और एक तीर इधर, यानी कि दोनों तरफ डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा म्यू इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए H2O में ये एक डायपोल मोमेंट है, ये है, तो बंध द्विध्रुव निरस्त नहीं होता है और इनका डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 1.83 होता है। तो ये सब एक ही डायरेक्शन में, ये देखिए सब एक ही डायरेक्शन में, तो ये निरस्त नहीं होंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे ये देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, ये इधर था और ये इधर था, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो डायपोल मोमेंट कैंसिल होकर के यहाँ पर तो 0 हो गया CO2 के लिए, लेकिन H2O के लिए ये कैंसिल नहीं होगा। BF3 में अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो मोमेंट है, ये देखिए ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है, तो ये विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। NH3 अणु में NH बंध आघूर्ण भी लोन पेयर के आघूर्ण की दिशा में होता है। ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये जो है बंध आघूर्ण, ये क्या होगा, लोन पेयर की डायरेक्शन में ही है, लोन पेयर की डायरेक्शन में होता है। इस कारण अणु के परिणामी जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब NF3 में हम देखें तो NF बंध आघूर्ण जो है वो लोन पेयर के कक्षक आघूर्ण से विपरीत दिशा में है। ये लोन पेयर है, इसके विपरीत दिशा में ये बॉन्ड जो आघूर्ण है, बंध आघूर्ण है, वो विपरीत दिशा में। यहाँ तो देखिए लोन पेयर की दिशा में था और यहाँ विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में होने से जो डायपोल मोमेंट है उसका मान कम हो जाएगा या घट जाएगा। इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट जो है उसका मान 1.46 है और इसमें 0.25 है, किसमें, NF3 में, इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ध्रुवीय व अध्रुवीय अणु के बीच में विभेदन या अंतर करना, मतलब डायपोल मोमेंट से हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डिफरेंस कर सकते हैं। अणु में आयनिक गुण यानी कि मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर्स के बारे में हम डायपोल मोमेंट से समझा सकते हैं। डायपोल मोमेंट से हम अणुओं की आकृति को भी समझा सकते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में प्रतिस्थापी समूह की स्थिति मीन्स पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड, कि वो ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है, इसको हम डायपोल मोमेंट से समझा सकते हैं। सिस और ट्रांस रूप में भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या उसमें भी हम
विभेदन कर सकते हैं कि कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस थी वो डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस थी। अब हम इन एप्लीकेशंस को एक एक करके समझते हैं। पहला है ध्रुवीय अध्रुवीय अणु के बीच में अंतर। यदि यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है, इट मीन्स यौगिक क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, या वो जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। जैसे BX3 CCl4 SiCl4 CH4 CO2 CS2 PCl5 SiH4 आदि। बहुपरमाणुवीय अणु में म्यू का मान सभी सहसंयोजक बंध को सदिश योग यानी कि वेक्टर सम होता है, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होना चाहिए, तभी अणु क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यह आवश्यक नहीं कि अणु में उपस्थित प्रत्येक बंध का मान 0 हो। यदि अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं है तो अणु कैसा होगा, पोलर होगा। जैसे H2O SO2 NH3 CH2 Cl2 CH4 H2S CH Cl3 CH3 Cl आदि। अणु में परमाणुओं की विद्युत ऋणता के मानों में वृद्धि द्विध्रुव आघूर्ण के मानों को बढ़ाता है। जैसे H2O का म्यू का मान H2S से ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से ज़्यादा है, इसलिए H2O में जो म्यू की वैल्यू है वो ज़्यादा है H2S की तुलना में। नेक्स्ट है अणु में आयनिक गुण। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम सहसंयोजक यौगिक में आयनिक प्रॉपर्टी को ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत आयनिक गुण हैं, ठीक है। प्रतिशत आयनिक गुण इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण के प्रायोगिक मान अपॉन द्विध्रुव आघूर्ण के सैद्धांतिक मान इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम किसी भी अणु में आयनिक प्रॉपर्टी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। थर्ड है अणुओं की आकृति। वे अणु जिनके म्यू के मान 0 होते हैं उनकी आकृति सिमेट्रिकल होती है, जैसे CO2 BF3 CCl4 CH4, ठीक है। इन सब की अगर हम म्यू की वैल्यू देखें तो 0 है, यानी कि डायपोल मोमेंट का मान 0 है, तो इनकी जो शेप होगी वो सिमेट्रिकल होगी। इसी प्रकार से बेंजीन, नैफ्थलीन, डाइफेनिलिन आदि से द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी 0 होता है, तो ये भी सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी आकृति प्लेनर होती है। वे अणु जिनके म्यू का मान 0 नहीं होता है उनकी शेप अनसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। जैसे H2O SO2 NH3 Cl2O CH3Cl CH Cl3, इनमें म्यू का मान 0 नहीं होता, डायपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है, इसलिए इनकी शेप जो है वो अनसिमेट्रिकल होती है। तो इस तरह से हम अणु की आकृति भी बता सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है एरोमेटिक यौगिकों में प्रतिस्थापित समूह की स्थिति, यानी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की पोजीशन की ऑर्थो मेटा पैरा किस पोजीशन पे है। एरोमेटिक यौगिक में सब्स्टिट्यूशन समूह जो है, ग्रुप जो है वो ऑर्थो मेटा व पैरा होगा। इसे हम डायपोल मोमेंट के मान से समझा सकते हैं, जो कि प्रतिस्थायी समूह के मध्य के बंध कोण के विलोमानुपाती होता है। अर्थात बंध कोण का मान ज्यादा है तो म्यू का मान कम होगा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखिए पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का दिया हुआ है 180 डिग्री, तो म्यू इक्वल टू 0। अब मेटा डाई क्लोरोबेंजीन में 120 डिग्री और ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन में 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जो मेटा और ऑर्थो हैं उनके लिए म्यू इक्वल टू इज नॉट 0। अतः ऑर्थो प्रतिस्थापी का म्यू का मान सबसे ज्यादा होगा और पैरा प्रतिस्थापी का कम या 0 होगा, और इस प्रकार से ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रतिस्थापी को हम विभेदित कर सकते हैं म्यू के मान के आधार पर। सिस या ट्रांस रूपों में विभेदन। सामान्य सिस रूप रखने वाले आइसोमर्स के द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि म्यू के मान ज्यादा होते हैं और ट्रांस की तुलना में। जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनके म्यू के मान कम होते हैं। जैसे यहाँ पर सिस रूप दिया हुआ है जो कि पोलर है क्योंकि म्यू इक्वल टू नॉट 0,
और जो ट्रांस रूप दिया हुआ है वो नॉन पोलर है क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 है, और जो बॉन्ड आघूर्ण है, बंद आघूर्ण है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए म्यू इक्वल टू 0 हो गया। अतः द्विध्रुव आघूर्ण के मान की सहायता से सिस व ट्रांस समावयवी की पहचान हम कर सकते हैं। यदि दो समूह विपरीत प्रेरण प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं तो ट्रांस समावयवी का ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा सिस की तुलना में। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ट्रांस समावयवी और एक सिस है। तो जो ट्रांस है उसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा है और सिस में म्यू की वैल्यू कम है क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। अगर दो समूह विपरीत इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं तो फिर ट्रांस समावयवी में द्विध्रुव का मान जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये थी सारी डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।